नमस्कार, एक नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, जिससे मैं आपको चैप्टर नंबर 6 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षा। तो इसमें मैं आपको नोट्स बताऊंगा जो कि आप चैप्टर को भी अच्छी प्रकार से रीड कर पाएंगे और साथ में आपके नोट्स भी। इस चैप्टर के सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है, बुद्धि क्या है, परिभाषा बताइए। जैसे कि आप चैप्टर के बारे में जान रहे हैं, बुद्धि के बारे में, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि बुद्धि होता क्या है। ठीक है। बुद्धि का समान अर्थ चतुराई से लिया जाता है। जो व्यक्ति जितनी अधिक चतुराई से समस्या का समाधान निकाल लेता है और संकट से बचता है, उसे उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है। अर्थात बुद्धि जन्मजात शक्ति और क्षमता है जो पूर्व अनुभव का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में करती है। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा हो गई है बुद्धि की। अगला प्रश्न, बुद्धि का स्वरूप कैसा होता है। बुद्धि का वातावरण के प्रति, नवीन परिस्थिति के प्रति समायोजन या अभियोजना की योग्यता है, जो परिस्थिति के अनुसार अपने विचारों को जान लेती है और व्यवहार में परिवर्तन डालती है। ठीक है। बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसमें जैसी परिस्थिति आ गई है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, मतलब उसी में फिर बुद्धि लगाने लगती है। जो परिस्थिति आई है फिर उसका समाधान खोजने में आदमी क्या करता है, समाधान सोचता है। जैसे कोई परेशानी है ना, या फिर कोई विचार हुए तो उसमें अपने आप को ढालने की सोचता है। ठीक है। तो ये बुद्धि का स्वरूप हो जाता है। स्वरूप मतलब कि जैसा वातावरण रहेगा उसी के अनुसार बुद्धि जो है ढल जाएगी। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। तो बुद्धि लब्धि बराबर में होगा मानसिक बुद्धि, बटे में होगा शारीरिक बुद्धि, गुणे में हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं बुद्धि के बारे में कि सामान्य बुद्धि है कि मंद बुद्धि है कि तीव्र बुद्धि है। तो ज़्यादातर यहाँ पर सामान्य बुद्धि देखा जाता है। 75 यहाँ पर आ गया है, 75 आंसर। तो जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मानसिक आयु 6 वर्ष है। ठीक है। और वास्तविक आयु है 8 वर्ष। तो 6/8 और गुणे में 100। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 75 आ गया, यानी सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ गया। ओके। उसके बाद देखिए, बुद्धि पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, जन्म से ही मिलती है हमें बुद्धि, और गुण सूत्रों का उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पिता के गुण सूत्र के आधार पर बालक में अपने पिता के सामान्य गुणों का स्थानांतरण होता है, मतलब कि आ जाता है। जैसे पिता के गुण आ गए हैं बच्चे में, बच्चे के गुण आ गए हैं बच्चे के बच्चे में, तो ये हो गया स्थानांतरण, और यही उसके विकास के सभी पक्षों पर प्रभाव डालते हैं या डालता है। अगला प्रश्न, फिर से प्रश्न आ गया है, बुद्धि क्या है और बुद्धि के किसी एक सिद्धांत को बताइए। तो इसमें आपको सिद्धांत भी बताना होगा, तो हम एक सिद्धांत जानने वाले हैं और साथ में बुद्धि की परिभाषा तो आपको पता ही है। तो बुद्धि जन्मजात प्रकृति को अतीत के अनुभव के प्रयास में सुधारने की योग्यता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि के कई सिद्धांत प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार हैं। कई सिद्धांत हैं वैसे तो इसमें पूछा गया था बुद्धि के किसी एक सिद्धांत, तो किसी एक सिद्धांत के बारे में बताया था। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत और यहाँ पर तीसरा सिद्धांत, मतलब 2-3 सिद्धांत हैं ये। इनमें से आप एक लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप पूरा लिखना। तो देखिए, पहला बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत।
इस सिद्धांत के प्रतिपादक विनय टर्मन एवं स्टार्च हैं। इसके अनुसार बुद्धि एक समय में प्रकट होकर एक ही कार्य को करती है, अर्थात बुद्धि सर्वशक्तिशाली मानसिक शक्ति है जो मानसिक योग्यताएं पर शासन करती हैं। दूसरा, द्वितीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन हैं। इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए हैं। पहला है सामान्य तत्व, दूसरा है विशिष्ट तत्व। और आगे है सीखिए। इसके अनुसार सामान्य योग्यता व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है और विशिष्ट योग्यता विशेष कार्यों को करने में सहायता करती है। तो ये सामान्य का तत्व का मैंने आपको बता दिया मतलब, और विशिष्ट तत्व का भी मतलब बता दिया। फिर अगला देखिए, बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला सामाजिक बुद्धि, दूसरा स्थूल बुद्धि, तीसरा सूक्ष्म बुद्धि। तो इसमें जैसे कि पहला है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि यानी समाज से जुड़ी बातों का ज्ञान रखना, फिर उसी के अनुसार कार्य। जैसे नेता वगैरह क्या रहते हैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार वह कहीं ना कहीं समाज को प्रगति के लिए अपना बुद्धि लगाते हैं। फिर उसके बाद है स्थूल बुद्धि, जो सामान्य रूप से व्यक्ति के पास होती है, वह अपने स्वयं के लिए यूज़ करता है। और फिर तीसरी है सूक्ष्म बुद्धि, जो केवल एक मंद बुद्धि मतलब छोटी सोच से संबंधित होता है व्यक्ति। सूक्ष्म बुद्धि होती है, केवल उतना ही सोचता है। ठीक है। अगला देखिए, बुद्धि और ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला, बुद्धि यह प्राकृतिक योग्यता है। दूसरा, बुद्धि तुलनात्मक और स्थिर है। बुद्धि के विकृत हो जाने पर ज्ञान समाप्त हो जाता है। तीसरा, रॉस के अनुसार बुद्धि उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। अब हम जानने वाले हैं ज्ञान में। ज्ञान में देखिए, यह एक अर्जित तत्व है। दूसरा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर है। तीसरा, ज्ञान में विकार आने से बुद्धि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, रॉस के अनुसार ज्ञान एक उद्देश्य है। तो ये जो आप सीख रहे हो वीडियो के माध्यम से, तो ये ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। और बुद्धि जो है आपकी निर्भर करती है आपके मानसिक स्तर पर कि आप कैसे बुद्धि वाले हो, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाले या मंद बुद्धि वाले। तुम जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपके माइंड में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। और जो आप सीख रहे हो ये वीडियो के माध्यम से, तो ये ज्ञान है। समझ चुके होगे आप बुद्धि और ज्ञान के बारे में। अब देखिए अगला प्रश्न, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में क्या अंतर है। पहला, व्यक्तिगत परीक्षण में अधिक समय लगता है, जबकि सामूहिक परीक्षण 45 से 90 मिनट के भीतर पूरा हो जाता है। दूसरा, व्यक्तिगत परीक्षा को केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही ले सकता है, जबकि सामूहिक परीक्षा को सामान्य योग्यता का व्यक्ति भी ले सकता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे आप। अगला है, बुद्धि आमूर्त चिंतन की योग्यता है, स्पष्ट कीजिए। मनोवैज्ञानिक बिने और टर्मन ने बुद्धि की अवधारणा इसी रूप में स्वीकार की है। टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिसमें वह आमूर्त चिंतन करने योग्य है। आमूर्त मीन समझ सकते हैं मानसिक रूप से मन में ही एक चिंतन करना जो उसके योग हो पाता है, उसी के लिए बोला गया है टर्मन ने अपने अनुसार। अब इसके बाद हम जानने वाले हैं लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न, बुद्धि की समानताओं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। दूसरा, बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है। तीसरा,
बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। और अगला है बुद्धि अनेक मानसिक क्षमताओं का समूह है। फिर है बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। फिर बुद्धि व्यक्ति को भिन्न भिन्न बातों को सिखाने में मदद करती है। अगला बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए, इन पॉइंटों के माध्यम से हम परिभाषा भी बना सकते हैं बुद्धि की। 2 पॉइंट को जोड़ करके परिभाषा बन जाती है बुद्धि की। अगला प्रश्न, बुद्धि का विशिष्ट तत्व क्या है? देखिए, हमने अति लघु में जाना था इसके बारे में। तो देखिए, पहला है सामान्य योग्यता अर्थात जीव फैक्टर। दूसरा है विशिष्ट या कह सकते हैं विशेष योग्यता एस फैक्टर। तो विशिष्ट या विशेष, पहले यही वाली जान लेते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न में यही पूछा गया था, विशिष्ट योग्यता, है ना। तो इस स्पेयरमैन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में सामान्य बुद्धि के अलावा कुछ विशेष या विशिष्ट क्षमताएं भी पाई जाती हैं, जिसका प्रयोग एक निश्चित क्षेत्र में सफलता पाने के लिए करता है या कार्य करता है। इससे बुद्धि का एस फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रत्येक मनुष्य में कुछ आंतरिक क्षमताएं छुपी होती हैं और ये क्षमताएं एक विशेष परिस्थिति में कार्यरत होती हैं। जब कोई भी मनुष्य किसी बड़ी समस्या में संलग्न एवं उसकी विशिष्ट बुद्धि का प्राप्त कर लेता है, उसी को बुद्धि का विशिष्ट तत्व कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी न किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट लक्षण होता है या तत्व होता है जो है एक निश्चित समय पर अपने इस विशिष्टता को यूज़ करता है, जिसे हम बोल सकते हैं स्किल्स या बोल सकते हैं हम हुनर। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है समूह तत्व से आप क्या समझते हैं? तो मनोवैज्ञानिक थॉमसन ने बुद्धि के विषय में समूह के सिद्धांत का समर्थन किया। इनके अनुसार बुद्धि में भिन्न भिन्न योग्यताओं का समूह होता है। यह भिन्न भिन्न समूह सामान्य योग्यताओं को अपने में समेटकर एक विशिष्ट समूह बना लेता है और उसके आधार पर व्यक्ति वैज्ञानिक, गणितीय, साहित्यकार या कलाकार के रूप में विकसित होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक विशेष योग्यता पाई जाती है और पुरानी यहाँ अपनी लिखा है और अपनी बुद्धि क्षमता अनुसार वह योग्यता को प्रकट करता है। जैसे बालक गणित और विज्ञान में निपुण होता है, वह इंजीनियर या वैज्ञानिक बनता है। बालक अपनी योग्यता को बताता है, जो अपनी विषय चॉइस करता है वह या जिसमें अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो उससे पता चल जाता है कि इस बालक का इस विषय में रुचि है तो ये बन जाएगा या ये बनेगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है गणित और विज्ञान, इसमें अगर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो बक्का जो अध्यापक है वह अनुमान लगा लेता है कि इंजीनियर की लाइन इसकी होने वाली है, इंजीनियर भी ये बनेगा। तो उसी प्रकार से जैसे आर्ट किसी की अच्छी होती है, ड्राइंग अच्छी होती है तो वह आर्टिस्ट बन जाता है। इस प्रकार से बालक की योग्यताओं को पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, बुद्धि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला तो देखिए, बुद्धि की परिभाषा नवीन और भिन्न भिन्न परिस्थितियों से अपने को समायोजित करने की योग्यता ही बुद्धि है। अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए। पहली विशेषता है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। दूसरा, बुद्धि व्यक्ति को आमूल चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। तीसरा, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में मदद करती है। ये हम पहले ही जान चुके हैं, मैंने आपको बता दिया था। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये अपनी विशेषताएं भी हो गई। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा में बुद्धि परीक्षण
की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। पहला पॉइंट, बुद्धि परीक्षण के द्वारा छात्रों का शैक्षिक के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात प्रभावशाली, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि। दूसरा, बुद्धि परीक्षण के द्वारा छात्रों के अंदर छुपी विशिष्ट योग्यता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरा, बुद्धि परीक्षण के द्वारा छात्रों की क्षमता और योग्यता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उसी के अनुसार कार्य विभाजन किया जाता है। अगला, बुद्धि परीक्षण के द्वारा छात्रों की योग्यता का आकलन कर व्यावसायिक रुचि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना।